गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग लेसन नंबर 2 जो है आपका लॉस्ट स्प्रिंग वो कहानी पढ़ेंगे। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है, ये एक बुक लिखी हुई है एनिस जंग के द्वारा, जो आप इसकी स्टोरी राइटर है उनके द्वारा एक बुक लिखी हुई है स्टोलन चाइल्डहुड। उसके कुछ पार्ट इसके अंदर लिया हुआ है, जो लॉस्ट स्प्रिंग जो अपना लेसन है, तो इस बुक के अंदर से कुछ पार्ट जो कुछ अंश रहते हैं वो इसके अंदर स्टोरी में डाले गए हैं। ठीक है, पहले तो अपन राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं। एनिस जंग वॉज बोर्न इन द रोडकिला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड द एडोलेंस इन द हैदराबाद। ठीक है, एनिस जंग जो थी एक इंडियन राइटर थी और इनका जो बचपन था, पैदा जो हुई थी वो रोडकिला में हुई थी। ये उनका जो चाइल्डहुड था और एडोलेंस मीन्स होता है 10 साल से लेके 19 साल तक की एज, जिसको मतलब टीन एज बोल सकते हैं या यंग एज आने से पहले वाली जो एज होती है, वो एज इन्होंने अपनी हैदराबाद में जो है स्पेंड की थी। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इनकी जो एजुकेशन थी वो पहले तो हैदराबाद में हुई थी और उसके बाद में यूएस में हुई थी। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर। इसके जो पेरेंट्स थे, मदर और फादर, दोनों ही राइटर थे। एनिस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। एनिस जंग जो थी उन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो राइटिंग से किया था इंडिया में। शी हैज बीन एन एडिटर एंड द कॉलमनिस्ट फॉर द मेजर न्यूज पेपर जो इन इंडिया एंड अब्रॉड। ये क्या काम करती थी? पहले तो ये एडिटर थी, उसके बाद ये कॉलमनिस्ट थी। एडिटर मतलब पेपर में क्या छपना है, कितना छपना है, ये सब काम करना एडिटर का काम होता है, क्या कंटेंट होना चाहिए। और कॉलमनिस्ट मतलब अखबार में कोई भी एक कॉलम लिखना किसी भी तरह का। तो ये कॉलमनिस्ट और एडिटर दोनों का काम करती थी और बड़े बड़े न्यूज़पेपर जो इंडिया के और अब्रॉड के जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर थे उनमें ये काम करती थी। एंड हैज द ऑथर्ड सेवरल बुक, और इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है। द फॉलोइंग ऑफ द एक्सपर्ट फ्रॉम द बुक हैज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये भी इनकी एक बुक थी स्टोलन चाइल्डहुड, उसका एक हिस्सा है ये लॉस्ट स्प्रिंग जो आपके इसमें लेसन दिया हुआ है वो। हियर शी एनालाइज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड द ट्रेडिशन विच कंडेम दिस चिल्ड्रन टू लाइफ ऑफ द एक्सप्लोजन। जो हमारे यहाँ जो उन्होंने एनालाइज किया है इस स्टोरी के अंदर कि भारत में किस तरीके से गरीबी फैली हुई है और इसको एक ट्रेडिशन का नाम दे दिया जाता है जहाँ पर बच्चे की जो लाइफ का है जो एक्सप्लोजन नहीं हो पाता है। किस तरीके से एक ट्रेडिशन के नाम पे गरीबी को लोग झेलते जा रहे हैं और ऐसे अपनी लाइफ को जो है एक्सप्लोज नहीं कर पा रहे, खुल के जी नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने इस स्टोरी के अंदर ये पूरा बताया है। ठीक है, स्टोरी 2 पार्ट में बटी हुई है। फर्स्ट पार्ट में आपको एक बच्चे की स्टोरी बताई जाएगी और सेकंड पार्ट जब आएगा तो जब वो थोड़ी डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन ये दोनों पॉवर्टी पे। ठीक, तो फर्स्ट स्टोरी हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सम टाइम आई फाइंड रुपीज इन अ गार्बेज। ये इन्होंने टाइटल दिया है इस स्टोरी को कि कभी कभी मुझे गार्बेज में, कचरे में, गार्बेज मतलब होता है कचरा, जो घर का कचरा निकलता है उसको गार्बेज बोलते हैं। तो कचरे में मुझे कभी कभी 1 रुपया भी मिल जाता था। एक कचरा बीनने वाले, जो कचरा चुनने वाले बच्चे जो होते हैं, हम लोग भी इधर उधर देखते हैं, बहुत सारे जो गरीब बच्चे होते हैं वो कचरा चुनने का काम करते हैं। बहुत ज़्यादा ही उनके माँ बाप जो होते हैं वो भी यही काम करते हैं। तो उनकी स्टोरी बताई गई है इस पूरी कहानी में, ये पार्ट में। तो बच्चा जो है उसे टाइटल दिया है कि कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया भी मिल जाता था। वाई डू यू डू दिस। अब लेखिका जो है वो उस बच्चे से पूछ रही है कि तुम ये काम क्यों करते हो। आई आस्क्ड साहेब whom I encounter every morning scraping for the gold in a garbage dumps for my neighborhood। ये एक साहेब नाम का बच्चा है जो कचरा चुनने का काम करता है। साहेब नाम का जो बच्चा था वो कचरा चुनने का काम करता है और लेखिका जो है वो उससे पूछती है कि तुम ये काम क्यों करते हो। ठीक है, बहुत गरीब बच्चा था वो। तो आई एक्स्ट्रा साहेब जो हूँ एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग द
स्क्राउंडिंग फॉर द गोल्ड टू द गार्बेज डम्प्स फॉर माई नेबरहुड। तो ये जो साहेब नाम का बच्चा है, ये जो रोज रोज हर सुबह मॉर्निंग में आता था और मेरे पड़ोस में से वहाँ जो गार्बेज रहता था, जो कचरा रहता था, उसमें से कुछ ढूंढता था गोल्ड। गोल्ड मतलब यहाँ पर गोल्ड जरूरी नहीं है कि सोने के लिए लिया गया हो, कोई भी ऐसी प्रीशियस चीज, कुछ पैसे हो या कोई ऐसी एक्सपेंसिव थिंग हो जो बच्चे के काम आ सके, तो ऐसी चीज जो है वो उस कचरे में ढूंढता रहता था। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहेब ने जो है अपना घर जो है वो पहले ही छोड़ दिया था, छोटी सी एज में ही छोड़ दिया था। सेड द एडमिनिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका हिज होम इज नॉट इवन द डिस्टेंस मेमोरी। अभी जो था वो साहेब का जो घर था वो ढाका के जो हरे भरे मैदान थे वहां था। आपको पता होगा कि ढाका जो है वो बांग्लादेश की कैपिटल है, तो वहाँ के जो हरे भरे मैदानों में उसका साहेब का जो है घर था, और उसका जो खुद का घर था वो उसकी दूर दूर याददाश्त में कहीं भी नहीं है। मतलब बहुत छोटी एज में ही शायद इनका घर छूट गया था, तो उसे इन मैदानों में ही रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, और जो उसका खुद का घर था वो उसे अभी तक याद भी नहीं था कि कैसा था मेरा घर। There was a many storms that swept away their memory, field and home, his mother tells him. उसकी मदर जो थी वो कहा करती थी कि एक बार बहुत ज़्यादा तूफान आया था, बहुत सारे तूफान एक साथ थे, और उनका जो घर था वो वहाँ से हट गया था, तहस नहस हो गया था। जब से ये लोग क्या है यहाँ फील्ड और मैदान में ही रहते हैं, यहीं पे ग्राउंड्स में, हरे भरे मैदानों में, और इस तरीके से उनका जो घर था वो पूरी तरीके से तूफानों के कारण तहस नहस हो गया था। तो इसके जब से यहाँ रहने लगे हैं। That's why they left। तो इस कारण से जो उनका घर जो टूट फूट हो गया था, तो इस कारण से उन्होंने घर छोड़ दिया था। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही लिव्स नाउ। और वो क्या काम करता था कि ये जो बड़ी सी सिटी में रहता था वहाँ पे वो गोल्ड की तलाश में रहता था। गोल्ड मतलब मैंने आपको बताया है कि या तो पैसे की खोज करना या कोई ऐसी कोई प्रीशियस थिंग जो उसके काम आ सके। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे। मटर्स मतलब इधर उधर देख के और धीरे से बात करना, ठीक है, सामने वालों की तरफ नहीं देखते हुए इधर उधर देखते हुए बात करना। तो उसने धीरे से इधर उधर देखते हुए बोला कि मुझे इसके अलावा कोई भी काम नहीं है, मतलब मैं सिर्फ एक कचरे में ही देख सकता हूँ, मुझे इसके अलावा कोई भी काम नहीं। गो टू स्कूल आई से द ग्लिमली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो मैंने क्या हुआ, ये ग्लिमली मतलब होता है बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना। तो उसने, लेखिका ने क्या हुआ, बिना सोचे समझे एकदम अचानक से बोल दिया कि तो स्कूल जाओ, कुछ भी काम नहीं है तो स्कूल जाओ। और फिर उसको रियलाइज्ड हुआ कि मैंने कितनी स्टूपिड से एडवाइस इसको दे दी है। जिस बच्चे के पास में खाने के पैसे नहीं हो वो स्कूल कैसे जा सकता है। तो उसको फिर बाद में रिग्रेट फील हुआ लेखिका को कि ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था। There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. बच्चा भी बहुत शातिर था, तो उसने बोला कि यहाँ आसपास में कोई स्कूल नहीं है, जब स्कूल बन जाएगा तो मैं चला जाऊँगा, है ना। बच्चे ने एकदम डायरेक्टली ये नहीं बोला कि मैं गरीब हूँ या मैं स्कूल नहीं जा सकता। उसने क्या बोला, एक्सक्यूज़ लेके कि यहाँ मेरे आसपास में कोई स्कूल नहीं है, जब स्कूल बन जाएगा तो मैं चला जाऊँगा, ठीक है। इफ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम। लेखिका जो है वो मजाक में पूछती है, क्या मैं अगर स्कूल खोलूं तो तुम आओगे। आई आस्क्ड हाफ जोकिंग, मैंने छोटा सा मजाक करा उससे। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने बड़ी सी स्माइल देते हुए बोला कि हाँ मैं जरूर आऊंगा स्कूल में। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल इज रेडी। कुछ दिनों बाद वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा कि क्यों आपका स्कूल तैयार हो गया। इट्स टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से। मैंने कुछ ऐसा बोला कि नहीं स्कूल बनने में तो टाइम लगता है। एम्बरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन बट द प्रॉमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज द ब्लैंक वर्ड।
शर्माते हुए मैंने बोला, एम्बरेंस हो गई थी थोड़ी मैं कि जो काम मैं पूरा नहीं कर पाई, और उससे मैंने ऐसे ही जोक जोक में पूछ लिया और वो बच्चा सही समझ गया। तो मैंने थोड़ा सा ऐसा, मुझे अंदर से गिल्ट फील हुआ, थोड़ा सा रिग्रेट फील हुआ, तो मैंने ऐसा एम्बरेंस्ड हो गई, मैं बिल्कुल शर्मा गई। तो मैंने ऐसा प्रॉमिस कर दिया था उससे जो कि मैं पूरा नहीं कर पाई थी। बट द प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड, जैसा मैंने प्रॉमिस करा था उस वैसे डार्क प्रोमिसेस तो उसकी लाइफ में होते ही रहते हैं। कोई क्या बोल देता है, कोई क्या बोल देता है, तो ऐसे प्रोमिसेस उसकी लाइफ में चलते ही रहते हैं। इन एवरी कॉर्नर, उसकी जीवन की हर जगह पर ऐसे क्रम चलते रहते हैं। ऑफ हिज द ब्लिक वर्ल्ड, ब्लिक मतलब होपलेस, निराशा भरे जीवन में, ऐसे उसके निराशा भरे जीवन में ऐसे जो अंधेरे प्रोमिसेस जो हैं वो हमेशा ऐसे चलते ही रहते हैं, हर मोड़ पे आते हैं, ठीक है। क्योंकि गरीब बच्चा है, कोई भी व्यक्ति उसको कुछ भी बोल देता है। तो इस तरीके से लेखिका जो है उसके जीवन का वर्णन कर रही है कि बच्चे का जीवन कितना दुखमय था। आफ्टर months of knowing him, I asked him his name, साहिब आलम, he announced। 1 महीना बीत चुका था और मैंने उसका नाम पूछा एक दिन, तो वो जोर से अनाउंस करते हुए जोर से बोला, साहिब आलम, ठीक है। ये पूरा नाम था उसका, ऐसे तो उसको साहिब बोलते थे, लेकिन साहिब आलम उसका पूरा नाम था। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, और उसे पता नहीं था अपने मतलब, नाम का मतलब पता नहीं था। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम टू बिलीविंग। अगर उसे अपने नाम का मतलब पता चल जाए, क्या मतलब था उसके नाम का, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का देवता, ये होता है साहिब आलम का मतलब। तो उसे जो है अपने नाम पे बिलीव करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। मतलब कचरा बीनने वाला जो बच्चा है, कचरा चुनने वाला बच्चा है, जो कचरे से अपना पेट भरता है, अगर उसका नाम साहिब आलम हो और उसका मीनिंग उसको पता चल जाए तो उसे बहुत टाइम लगेगा इस चीज को एक्सेप्ट करने में कि ये ऐसा नाम है मेरा। Unaware of what his name represent, he roams the street with his friend, an army of the barefoot boy who appear like the morning birds and disappear at the noon। अपने नाम का मतलब जाने बिना वो जो बच्चा था वो सड़कों पर दौड़ता रहता था अपने फ्रेंड्स के साथ में, और उनकी एक आर्मी थी, एक झुंड जैसा था जो कि बेयरफुट मतलब नंगे पैर जो लोग बच्चे रहते हैं, मतलब ना तो कोई जूते रहते हैं ना कोई चप्पल रहती है, इतनी गरीबी में अपनी अपकीपिंग ही नहीं कर पाते हैं वो, तो नंगे पैर बहुत सारे बच्चों का झुंड रहता था जो कि सुबह सुबह पक्षियों जैसा अपीयर होता था। जैसे सुबह सुबह पक्षी दिखते हैं अपने को और दिन तक बिल्कुल डिसअपेयर हो जाते हैं, तो ऐसे ही ये बच्चों का झुंड जो है सुबह सुबह पक्षियों जैसा दिखता था, एंड डिसअपेयर एट नून, और दोपहर तक तो गायब हो जाता था। ओवर अ मंथ आई हैव कम टू द रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। 1 महीना लगा मुझे, 1 महीने से ज्यादा, और मैं अब इस ग्रुप के एक एक बच्चे को पहचानने लग गई थी। Why aren't you wearing चप्पल्स? I asked one। मैंने एक बच्चे से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? My mother did not bring them down from the shelf, he answered simply। उसने बिल्कुल, बच्चे ने सिंपल सा आंसर दे दिया कि मेरी मदर जो है वो शेल्फ से उतार के नहीं देती है चप्पल, है ना। ऐसा गरीब बच्चों में ऐसा होता है कि मम्मियाँ जो है वो अपने अपने बच्चों की चप्पल, अपनी चीज़ें बहुत संभाल के रखती है ताकि उनको लगे कि कुछ मौका आएगा तो पहनेंगे, डेली यूज़ में उनको पहनने के लिए नहीं देती। तो बच्चे यही बोल रहे हैं कि मेरी जो मदर है वो चप्पल उतार के नहीं देती है। इवन शी डिड ही विल थ्रू देम ऑफ। उनमें से एक बच्चा फिर बोला, एड्स अनदर। एक और बच्चे ने जवाब दिया कि अगर वो दे देगी ना इसको तो ये फेंक देगा। Who is the wearing shoes that do not match? उस बच्चे ने जिसने जवाब दिया था उसने जूते पहन रखे थे जो दोनों ही अलग अलग थे, ठीक है, मैचिंग जूते नहीं थे, एक पैर में अलग दूसरे पैर में अलग। When I comment on it, he shuffles his feet and say nothing। जब मैंने उसके जूतों पे कमेंट करा कि तुम्हारे दोनों जूते अलग अलग हैं, तो वो सिर्फ अपने पैरों को इधर उधर हिलाने लगा और कुछ भी नहीं बोला वो। I want shoes, say the third boy who was never owned a pair all his life। मैंने उसमें से तीसरा बच्चा और था, वो बोलने लगा कि मुझे तो जूतों का एक जोड़ा ही चाहिए जिसने अपनी पूरी लाइफ में एक भी बार जूता नहीं पहना था।
अपने एक बार कभी जूता खरीदा भी नहीं था, वो पहना भी नहीं था, तो उसको बड़ी इच्छा थी जूता पहनने की। Traveling across the country, I have been seen children walking barefoot in cities, on village roads. ठीक है, अब लेखिका जो बोलती है वो बोलती है कि मैं देश में बहुत जगह घूमी हूँ, मैंने शहरों में, गाँवों में बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो नंगे पैर घूमते हैं, जो बिना चप्पल जूते के रहते हैं। It is not lack of the money, but tradition to stay barefoot is one explanation. वो लोग ऐसा बताते हैं कि हमारे पास क्या है कि पैसों की कमी नहीं है, ये एक ट्रेडिशन है हमारे, मतलब एक रिचुअल चलता आ रहा है, एक ट्रेडिशन है नंगे पैर रहने का, ये एक्सप्लेनेशन देते हैं वो, है ना। कोई बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारे समाज में तो ऐसे ही रहते हैं, हमारे घर में तो ऐसे लेते हैं, ऐसा मतलब कोई भी बहाना बना देते हैं वो। तो वो बोलते हैं कि पैसों की कमी नहीं है, ये तो एक ट्रेडिशन है, ऐसा एक्सप्लेनेशन वो आपको दे देते हैं। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ द पॉवर्टी। अपनी गरीबी को छुपाने के लिए मुझे आश्चर्य है कि वो इस प्रकार का बहाना बनाते हैं, है ना। अपनी गरीबी को छुपाने के लिए वो बोल देते हैं कि हाँ भाई हमारे पास तो, मतलब ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारे पास पैसे वैसे की कोई कमी नहीं है। I remember a story a man from the उडीपी once told me. एक बार मैं उडीपी गई थी, तो वहाँ की एक स्टोरी थी, एक व्यक्ति की स्टोरी जो मुझे अभी याद आ रही है। As a young boy, he would go to the school past and the old temple. एक जवान सा लड़का था, टीन एज का, जो कि वो स्कूल जाता था और जिस मंदिर के यहाँ पे उसका स्कूल था, where his father was a priest. और उस मंदिर में उसके जो फादर थे वो पुजारी थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of the shoes. वो स्कूल जाते जाते उस मंदिर के यहाँ रुकता और एक जोड़ी जूते के लिए वो भगवान से प्रे करता रहता था। 30 years later, I visited the town and the temple. 30 साल बाद मैं उस शहर में गई और मैंने वो टेम्पल को विजिट किया, मैं उस टेम्पल के यहाँ भी गई। Which was now renowned and the air and an air of डिजोलेशन, जहाँ पे मैं देखती हूँ कि अब जो वो मंदिर था और जो वहाँ का जो एरिया था वो बिल्कुल खाली खाली सा हो गया था। In the backyard where we lived the new priest, there was a red and white plastic chair. मंदिर के पीछे की साइड मैंने देखा तो वहाँ पे एक नए पुजारी आ गए थे, 30 साल में पुजारी भी चेंज हो गए थे, तो वहाँ एक नए पुजारी आ गए थे और वहां पे कुछ रेड और व्हाइट कलर की कुछ प्लास्टिक की चेयर्स रखी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज। एक वहाँ छोटा बच्चा था और उसने क्या है, ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और जूते और मोजे दोनों पहन रखे थे। अराइव अ पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। हाँफते हाँफते आया वो और अपना जो स्कूल बैग था उसने वो फोल्डिंग बेड पड़ा हुआ था उसके ऊपर फेंका ना। स्कूल से आते से ही थके हुए बच्चे आते हैं तो यही रहता है, वो आते से फटाफट बैग इधर उधर फेंक देते हैं। तो बच्चा भी ऐसा हाफता हुआ और बिल्कुल थका हुआ आया और उसने फटाफट अपना स्कूल बैग उस फोल्डिंग बेड पे फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, आई रिमेम्बर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। उस बच्चे को देख के मुझे उस 30 साल पहले वाले बच्चे की याद आ गई जो कि देवी माँ से एक जोड़ी जूते की प्रेयर कर रहा था। मतलब वो कंपेयर कर रही है लेखिका कि देखो आजकल के पुजारी के बच्चे देखो और उस टाइम के पुजारी के बच्चे देखते, मतलब 30 साल पहले वो पुजारी का बच्चा भगवान से एक जोड़ी जूते मांग रहा था और आज की पुजारी का बच्चा जूते मोजे सब पहन रखे हैं, उसने अच्छे से यूनिफॉर्म पहन रखी है और इस तरीके से बेड पे अपने बैग जो है वो फेंक रहा है। तो एक कंपेयर कर रही है वो लेखिका कि ऐसा लगता है कि इस जो देवी माँ से जो उसने प्रार्थना की थी 30 साल पहले उस बच्चे ने, तो आज इस बच्चे की जो है मनोकामना पूरी पूर्ण हो चुकी है। लेट मी नेवर लूज देम। क्या प्रार्थना कर रही थी उसने कि शायद उसे जूते मिल चुके हैं और उसने बोला होगा कि मेरे प्यारे जूते कहीं खोए ना। तो द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर,
और देवी माँ ने उसकी पूरी तरीके से प्रार्थना सुन ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वर शूज। आजकल के जो पुजारी के बच्चे हैं वो भी शूज पहनने लग गए हैं। बट मेनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। परंतु आज भी मेरे यहाँ के कचरा चुनने वाले जो बच्चे हैं वो आज भी नंगे पैर रहते हैं। मतलब जो है लेखिका जो है आजकल की जो जनरेशन, आज का जो टाइम है वो डिस्क्राइब कर रही है कि आज पुजारी के बच्चे को भी अच्छे से यूनिफॉर्म है, जूते मोजे सब कुछ मिल जाते हैं, परंतु देश में इतनी गरीबी है और फालतू के ट्रेडिशन इतने ज़्यादा है कि जो कचरा बीनने वाले जो बच्चे हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत है वो दिन भर इधर उधर जा के कचरा बीनते हैं, तो वो नंगे पैर ही अभी भी इधर उधर जाते रहते हैं और इस चीज़ को वो अपने कस्टम्स का नाम दे देते हैं, अपने ट्रेडिशन का नाम दे देते हैं। तो इस प्रकार से जो लेखिका है वो कंपेयर कर रही है पुजारी उनके बच्चों को कचरा बीनने वाले बच्चों से। ठीक है, तो अभी यहाँ तक पढ़ा अपन ने, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो लेसन है आपका रिमेनिंग लेसन वो हम नेक्स्ट लेक्चर है उसमें करेंगे।